हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके हॉस्टल मॉडर्न एग्जाम के लिए बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिनके आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावनाएं भी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जो कि इम्पोर्टेंट हो, सिर्फ चुने हुए प्रश्नों को ही लेकर आऊँगी। तो उससे आपको, यदि आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगी, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ हैं, है ना, कोष्ठ यानी कि कुल कितने खाने हैं पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 160, ऑप्शन डी 120। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 120 खाने हैं, है ना। याद रखेंगे गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष्ठ हैं, तो 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए विषय वस्तु, ऑप्शन बी संक्रिया, ऑप्शन सी उत्पाद, ऑप्शन डी संज्ञान। तो गिलफोर्ड के अनुसार जो है वो बुद्धि के आयाम कौन कौन से हैं, तो पहले उसे देख लीजिए। वो है आपके, पहला है विषय वस्तु, दूसरा उत्पाद संक्रिया, और तीसरा हो जाएगा आपका उत्पाद। ठीक है, ये तीनों आपके बुद्धि के आयाम है, ठीक है, गिलफोर्ड के अनुसार। लेकिन यहाँ पर जो संज्ञान है ये नहीं है, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है ना, एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है, यह विचार है। ऑप्शन ए हर्बर्ट, ऑप्शन बी गार्डनर, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी जॉनसन। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गार्डनर, है ना, हावर्ड गार्डनर, जो बहुबुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है, यह विचार है हावर्ड गार्डनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए गिलफोर्ड, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी गार्डनर, ऑप्शन डी टर्मन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, गार्डनर जो है वो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है। ठीक, हावर्ड गार्डनर जो थे बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो बाकी जो ये तीन है इन्हें, इनके बारे में भी जान लीजिए। गिलफोर्ड, इन्होंने दिया था त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने दिया था त्रिआयामी सिद्धांत। स्पीयरमैन, इन्होंने दिया था द्विकारक, द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत, इन्हें भी आप याद रखेंगे। और जो टर्मन थे, ये इन्होंने तो आईक्यू फॉर्मूला दिया था, है ना, आईक्यू फॉर्मूला दिया था और संपूर्ण दिया था ना, पूर्ण फॉर्मूला दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि लब्धि का विचार सर्वप्रथम किसने दिया। बुद्धि लब्धि, ध्यान देंगे, बुद्धि लब्धि की बात हो रही है। ऑप्शन ए बिने, ऑप्शन बी टर्मन, ऑप्शन सी फ्रोबेल, ऑप्शन डी कोहलर। तो फ्रोबेल और कोहलर तो बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है ना, बिने और टर्मन में से एक होगा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिने ने जो बुद्धि लब्धि का विचार जो है वो सर्वप्रथम दिया था। ठीक है, और किसके साथ मिलकर, तो साइमन। ठीक है, साइमन के साथ मिलकर दिया था। इनका पूरा नाम जो था वो था अल्फ्रेड बिने। ठीक है, याद रखेंगे, इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड बिने। ठीक है, और सबसे पहले जो है बुद्धि लब्धि कौन से सन में दिया था इन्होंने, तो 1905 में दिया था। सन को भी आप याद रखेंगे, 1905 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था। अब यहाँ पर मानसिक आयु की अवधारणा के बारे में बात हो रहा है। अवधारणा, ऑप्शन ए है बिने, ऑप्शन बी टर्मन,
ऑप्शन सी गार्डनर, ऑप्शन डी कैटल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर भी बिने ही आंसर होगा। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किसने किया था? तो बिने ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? ऑप्शन ए शिक्षा मनोविज्ञान की, ऑप्शन बी शिक्षा शास्त्रियों की, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिकों की, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा मनोविज्ञान की। बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। ठीक है, और जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसके जनक पूछा जाए आपसे, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक पूछा जाए तो कौन होंगे? तो वो है आपके थॉर्नडाइक। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ मनोविज्ञान बोला है ना, यहाँ पर क्या था? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक था थॉर्नडाइक। अब मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी रुडोल्फ, ऑप्शन सी विलियम जेम्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अरस्तु जो है वो मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। सिर्फ खाली मनोविज्ञान होगा तो अरस्तु आप टिक लगाएंगे। ठीक है, और जो विलियम जेम्स है इनके बारे में भी जान लीजिए। ये जो है आपके आधुनिक आधुनिक मनोविज्ञान है ना, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। कौन? तो विलियम जेम्स। इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मनोविज्ञान को माना जाता है या कहा जाता है ना वर्तमान में? ऑप्शन ए मन का विज्ञान, ऑप्शन बी व्यवहार का विज्ञान, ऑप्शन सी आत्मा का विज्ञान, या ऑप्शन डी चेतना का विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, वर्तमान में मनोविज्ञान को हम क्या कहते हैं? तो व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और ये किसने कहा था? आप इसे भी याद रखेंगे, ये कहा था वाटसन ने। ठीक है, व्यवहार का विज्ञान कहा था मनोविज्ञान को वाटसन ने। फिर मन का विज्ञान किसने कहा था? तो मन का विज्ञान कहा था पोम्पोलॉजी ने। किसी को भी पूछ सकता है, आप सभी को याद रखेंगे। और आत्मा का विज्ञान कहा था अरस्तु ने। ठीक है, आत्मा का विज्ञान कहा था अरस्तु ने, और चेतना का विज्ञान कहा था विलियम जेम्स ने। ठीक है, इन चारों को आप याद रखेंगे, चारों इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज्यादातर वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है ये पूछता है तो व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुदाय संलग्नता का दूसरा नाम है। ठीक है, समुदाय संलग्नता। तो समुदाय संलग्नता किसे कहेंगे? तो जैसे कि मतलब जो समुदाय में भागीदारी है जिनकी। ठीक है, मतलब एक साथ, मतलब समुदाय में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, सभी लोग, वो समुदाय संलग्नता कहलाता है। तो इसे इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सामुदायिक भागीदारी, ऑप्शन बी समुदाय विकास, ऑप्शन सी समुदाय कार्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है ना, संलग्नता यानी कि इन्वॉल्व होना। ठीक है, इन्वॉल्व होना समाज में, समुदाय में। तो एक प्रकार से वो भागीदारी है लोगों की, है ना। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ है। व्यक्तिक विभिन्नता, ऑप्शन ए किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नता है, ऑप्शन बी किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विभिन्नता होना, ऑप्शन सी सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व समान होना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए ऑप्शन सी में क्या बोल दिया, सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व समान होना, ये गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर तो विभिन्नता की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब ऑप्शन ए और बी में एक होगा, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विभिन्नता का होना, है ना, यानी कि सभी प्रकार की विभिन्नता का होना। इसमें ऑप्शन ए में बोला है किन्हीं दो व्यक्तियों में सिर्फ शारीरिक विभिन्नता है यदि, तो उसे व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ बोल देंगे, ये गलत हो जाएगा, है ना। उसमें शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विभिन्नता का होना
ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक विभिन्नता की अवधारणा की खोज किसने की? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी टेलर ने, ऑप्शन सी गाल्टन ने, ऑप्शन डी टर्मन ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, है ना। गाल्टन ने जो है व्यक्तिक विभिन्नता की अवधारणा, इसे अवधारणा या फिर आपको संप्रत्यय भी दे सकता है ना, संप्रत्यय। तो इसकी खोज की थी गाल्टन ने, ठीक है। इनका पूरा नाम जो हो जाएगा वो है फ्रांसीसी गाल्टन, फ्रांसीसी गाल्टन, ठीक है। इन्होंने खोज की थी और कौन से सन में, तो 1885 में। इसे भी आप याद रखेंगे, 1885 में, ठीक है, लाया था इन्होंने व्यक्तिक विभिन्नता की अवधारणा को, ठीक है। लेकिन यदि आपसे व्यक्तिक विभिन्नता, है ना, व्यक्तिक विभिन्नता के जनक पूछ दे कि इसके जनक कौन है, तब आप क्या लगाएंगे? तो इसका मतलब जनक पूछेगा तो आप लगाएंगे कैटल को। याद रखेंगे कौन थे, तो कैटल थे। व्यक्तिक विभिन्नता के जनक पूछा जाए तो कैटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। ऑप्शन ए रुचियों के, ऑप्शन बी सीखने के, ऑप्शन सी चरित्र के, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, है ना। रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, ये सभी जो है व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं ना, हर क्षेत्र में, क्योंकि व्यक्तिक विभिन्नता हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए विषय वस्तु, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की आयु, ऑप्शन सी व्यक्तिक विभिन्नता, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए पूछा है ना अध्यापन करते समय अध्यापक को, तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिक विभिन्नता का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि हर बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है, याद रखेंगे, है ना। जैसे कोई बच्चा जो है वो जल्दी सीख जाता है ना, कुछ चीजों को, और कोई जो है वो देरी से सीखता है, ये उसकी क्या है, व्यक्तिक विभिन्नता कहलाएगी। तो उसका ध्यान अध्यापक को सबसे ज्यादा रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए आर्थिक स्थिति, ऑप्शन बी वंशक्रम, ऑप्शन सी बौद्धिकता, ऑप्शन डी सामाजिक स्तर। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, है ना, वंशक्रम। व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण जो होता है, याद रखेंगे, प्रमुख कारण जो होता है वो वंशक्रम होता है। वैसे तो दो ही कारक हैं, ठीक है, दो ही कारक हैं, इसे आप याद रखेंगे, दो ही कारक है व्यक्तिक विभिन्नता के। पहला हो जाएगा आपका वंशक्रम या वंशानुक्रम, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा वातावरण, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रमुख कारण पूछा है तो आप लगाएंगे वंशक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए व्यक्तित्व में विभिन्नता, ऑप्शन बी अभिवृत्ति में विभिन्नता, ऑप्शन सी ऊंचाई में विभिन्नता, ऑप्शन डी उपलब्धि में विभिन्नता। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार पूछ रहा है यहाँ पर, तो व्यक्तित्व में विभिन्नता, है ना, ये तो उस प्रकार है ही। अभिवृत्ति में विभिन्नता, ये भी है, किसी की अभिवृत्ति में विभिन्नता पाई जाती है, उनकी उपलब्धियों में भी विभिन्नता पाई जाती है, अलग अलग उपलब्धि होती है ना व्यक्तिगत। तो लेकिन ऊंचाई में विभिन्नता, ये कोई व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं, है ना, सदैव ही होते हैं। ऑप्शन ए वंशागत, ऑप्शन बी सामाजिक एवं आर्थिक, ऑप्शन सी संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत, ऑप्शन डी पर्यावरणीय एवं वंशागत। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, सदैव ही होते हैं, पर्यावरणीय दे दे या वातावरणीय दे दे एवं वंशागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए विकास की दर, ऑप्शन बी विकास क्रम, ऑप्शन सी विकास की सामान्य क्षमता, ऑप्शन डी वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं ये पूछा है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, है ना, विकास की दर में। याद रखेंगे, दर यानी कि हो जाएगा आपका गति, है ना। तो सबके सीखने की गति जो है क्या होती है, अलग अलग होती है ना, हर बच्चे में। तो विकास की दर जो है वो भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है। ऑप्शन ए शारीरिक आधार, ऑप्शन बी मानसिक आधार, ऑप्शन सी व्यक्तित्व के गुण, ऑप्शन डी ये सभी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण जो है वो ये सभी है ना। शारीरिक आधार भी है, मानसिक आधार भी है और व्यक्तित्व के गुण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने के लिए कौन सी विधि नहीं है। ध्यान देंगे, नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी व्यक्ति इतिहास विधि, ऑप्शन सी व्यक्तिगत परीक्षण, ऑप्शन डी अंतरदर्शन विधि। अब आपको ऑप्शन देख के व्यक्ति इतिहास विधि, है ना, इस पे डाउट हो रहा होगा, बट ये विधि होती है। व्यक्तिगत परीक्षण ये भी है, और अंतरदर्शन विधि यानी कि स्वयं के अंदर झांक कर, है ना, देखना, ये भी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता की विधि है एक प्रकार से, है ना। अपने अंदर झांक कर आप पता लगाते हो, है ना, अपने बारे में। तो ये तीनों जो है वो विधि है, लेकिन बुद्धि परीक्षण इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बुद्धि परीक्षण जो है ये आपके आईक्यू, है ना, बुद्धि से रिलेटेड है, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो व्यक्ति विभिन्नता के बारे में पूछा जा रहा है ना, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले फ्रेंड्स, यदि अभी भी आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको आने वाले आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट न्यू वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा डैश के विविध जरिए के निष्कासन पर बल देती है। निष्कासन पर बल देती है ना। ऑप्शन ए यानी कि निष्कासन यानी कि एक प्रकार से दूर करने पर, है ना। ऑप्शन ए प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी भेदभाव, ऑप्शन सी संलग्नता, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले तो आप समावेशी शिक्षा के बारे में जान लीजिए, है ना। समावेशी शिक्षा, है ना, समावेशी शिक्षा ये जो होती है क्या होती है, तो जहाँ बालक बालिकाएं मतलब कि सामान्य बालक तथा विशिष्ट बालक दोनों को एक साथ बिठाकर, है ना, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें क्या शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है, उसे हम कहेंगे समावेशी शिक्षा। ठीक, तो यहाँ पर पूछा है कि समावेशी शिक्षा के विविध जरिए के निष्कासन पर बल देती है ना, यानी कि दूर करने पर। ऑप्शन ए प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी भेदभाव, ऑप्शन सी संलग्नता, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भेदभाव, है ना। यहाँ तो सभी को समान समझा जाता है ना, लेकिन हाँ, यहाँ पर उनके व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन याद रखेंगे, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बालक आते हैं, है ना, सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा के समावेशन के लिए बाधक है। ठीक है, बाधक है पूछा है। ऑप्शन ए विषय वस्तु को विविध प्रकार से प्रस्तुत करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को विविध प्रकार से नामीकृत करना, ऑप्शन सी मतों को विविध प्रकार से अभिव्यक्त करना, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर समावेशन के लिए, है ना, शिक्षा के समावेशन के लिए बाधक हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को विविध प्रकार के नामीकृत करना, विविध प्रकार से। ये कोई ये हो जाएगा आपका बाधक है, ठीक है, शिक्षा के समावेशन में, क्योंकि विषय वस्तु को विविध प्रकार से प्रस्तुत करना ये अच्छी बातें हैं, है ना। मतों को विविध प्रकार से अभिव्यक्त करना ताकि अच्छे से समझ सके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश छात्रों को किसी भी क्षेत्र में उनकी क्षमता या कमजोरी की परवाह किए बिना एक कक्षा और समुदाय में एक साथ लाती है और इन छात्रों की क्षमता को अधिकतम करने का प्रयास करती है, उसे हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए है विशेष शिक्षा, ऑप्शन बी है एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन सी व्यक्तिगत शिक्षा, या ऑप्शन डी समावेशी शिक्षा। इसका सही आंसर आपको पता ही होगा, है ना, कि जहां बच्चों की क्षमता या कमजोरी की परवाह किए बिना एक कक्षा और समुदाय में एक साथ उन्हें लाती है
है ना, ताकि इन छात्रों की क्षमता को अधिकतम करने का प्रयास कर सके, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। ऑप्शन बी, शिक्षा का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सके। ऑप्शन सी, कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना, ये तो गलत हो जाएगा, है ना, कड़ी दाखिला की बात हो रही है। ऑप्शन डी, शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना, ये भी गलत है। जहां पर समावेशी शिक्षा है ना, वहां इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। ऑप्शन बी क्यों नहीं है, तो यहाँ पर एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सके, है ना, विशेष तरीके की बात कर दी गई है। तो विशेष तरीका जो है वो विशिष्ट बालकों के लिए हो जाएगा आपके, है ना, विशिष्ट बालकों के लिए हो जाएगा। लेकिन आपके जो समावेशी शिक्षा दी जाती है वहां पर विशिष्ट और सामान्य दोनों प्रकार के बालक होते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से समावेशी कक्षा में कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है, ध्यान देंगे, नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए, शिक्षक को अधिगम निषक्त को शिक्षण के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षक को अधिगम निषक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ऑप्शन डी, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल प्रोत्साहित तो हमेशा करते रहना चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका नहीं है पूछा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, शिक्षक को अधिगम निषक्त बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती पूछा है, ध्यान देंगे, नहीं होती। ऑप्शन ए, व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी। ऑप्शन बी, समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क। ऑप्शन सी, निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग। ऑप्शन डी, निम्न धैर्य स्तर। तो एक समावेशी कक्षा की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निम्न धैर्य स्तर। इसकी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो निम्न धैर्य स्तर मतलब कि समावेशी कक्षा में, है ना, किसी बच्चे को पढ़ाते समय जैसे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ना, वो बच्चा जो है वो धीरे धीरे सीखता है। तो क्या होगा, शिक्षक ने उसे एक बार बताया, दो बार बताया, तीन बार बताया, फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो शिक्षक ने अपना धैर्य खो दिया, अपना धैर्य स्तर खो दिया, और उसने आगे उसको और नहीं बताया। ठीक है, जब तक मतलब उसने नहीं बताऊंगा बोला या नहीं बताऊंगी बोला शिक्षिका ने, तो वो उसने अपना धैर्य खो दिया। तो निम्न स्तर की जो है आवश्यकता नहीं होती, है ना, धैर्य स्तर अच्छा होना चाहिए। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो उसे आप बार बार बताइए, अलग अलग प्रकार से बताइए ताकि वो समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का आधार है। ऑप्शन ए, समायोजन की योग्यता। ऑप्शन बी, अधिगम की योग्यता। ऑप्शन सी, समस्या समाधान की क्षमता। ऑप्शन डी, अमूर्त चिंतन की क्षमता। ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। ये जो है बुद्धि का आधार है, ये सभी। ठीक है, ध्यान देंगे, ये सभी बुद्धि के आधार है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बुद्धि के बारे में, बुद्धि जो है मतलब बुद्धि कैसी होती है, तो बुद्धि होती है आपकी जन्मजात, याद रखेंगे, बुद्धि होती है आपकी जन्मजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बुद्धि की विशेषता नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए, बुद्धि अनुभव के आधार पर सीखने की एक मानसिक योग्यता है। ऑप्शन बी, बुद्धि समस्याओं के समाधान खोजने में सहायक होती है। ऑप्शन सी, बुद्धि पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली मानसिक योग्यता है। ऑप्शन फोर जो है, बुद्धि अधिगम एवं अर्जित ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में करने की योग्यता है। और ऑप्शन फाइव है, बुद्धि स्थायी और अपरिवर्तनशील है। ये कूट वाले प्रश्न है। ऑप्शन ए में पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन बी मतलब यहाँ पर गलत पूछा है ना, आप सबसे पहले यहाँ पर नहीं है या है, इसे आप मार्क कर लीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा।
तो बुद्धि की विशेषता नहीं है पूछा है, तो क्या पहला तीसरा ऑप्शन बी है तीसरा पांचवा, ऑप्शन सी ओनली तीसरा, या ऑप्शन डी है ओनली पांचवा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, है ना। बुद्धि स्थायी और अपरिवर्तनशील है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। ये बुद्धि की विशेषता जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओनली 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि जन्मजात प्रवृत्तियों को पूर्वानुभव के प्रकाश में परिमार्जन करने की क्षमता है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए डियरपोर ने, ऑप्शन बी पिटनर ने, ऑप्शन सी मैकडूगल ने, ऑप्शन डी टर्मेन ने। तो ये जो दिया है वो दिया है आपके मैकडूगल ने, याद रखेंगे। ये जो परिभाषा है बुद्धि की ये दी है मैकडूगल ने। बुद्धि जन्मजात प्रवृत्तियों को पूर्वानुभव के प्रकाश में परिमार्जन करने की क्षमता है, ये दिया है मैकडूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आप जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए अमूर्त बुद्धि, ऑप्शन बी मूर्त बुद्धि, ऑप्शन सी कृत्रिम बुद्धि, ऑप्शन डी सामाजिक बुद्धि। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक के अनुसार बोल पूछा है ना, तो बुद्धि के जो प्रकार है, ठीक है, बुद्धि का जो प्रकार हो जाएगा तो दो लोगों के अनुसार है, ठीक है, दो लोगों के अनुसार। कौन कौन से हैं? तो पहला तो हो गया आपके थॉर्नडाइक, और दूसरे हैं गैरिट, ठीक, दूसरे है गैरिट, पहला थॉर्नडाइक दूसरा गैरिट। तो थॉर्नडाइक के अनुसार जो है वो हो जाएगा पहला आपका यांत्रिक बुद्धि, ठीक है, यांत्रिक बुद्धि। दूसरा हो गया आपका अमूर्त बुद्धि, और तीसरा हो गया आपका सामाजिक बुद्धि, ठीक है, याद रखेंगे आप। और दूसरा हो गया आपका गैरिट के अनुसार हो जाएगा आपका मूर्त बुद्धि, ठीक है। इनका पूछेगा तो मूर्त दिया होगा, और मूर्त को ही अगर थॉर्नडाइक पूछा है तो यांत्रिक, है ना, यांत्रिक कहा जाता है मूर्त को ही। दूसरा हो जाएगा आपका अमूर्त, और तीसरा है आपका सामाजिक, ठीक है। ये हो गए बुद्धि के प्रकार। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है पूछा है, तो वो हो जाएगा आपका कृत्रिम बुद्धि, ये कोई बुद्धि का प्रकार नहीं है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। आप इन दोनों लोगों के को भी याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने बताया है और गैरिट ने बताया है। तो ये थे आज के कुल 30 प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। प्लीज शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।